कि नट एंड बोल्ट्स के माध्यम से जो जॉइंट्स बनाए जाते हैं, स्क्रू जॉइंट्स, उन स्क्रू जॉइंट्स में जो बोल्ट्स लगते हैं उसमें किस प्रकार की स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, इस स्ट्रेसेस का हम डिस्कशन करेंगे। और अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेस द डायमीटर ऑफ बोल्ट कैसे फिक्स करेंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इन प्रैक्टिस द बोल्टेड कनेक्शंस में बी सब्जेक्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग लोडिंग कंडीशंस। तीन तरह की कंडीशंस हो सकती है जहां नट और बोल्ट्स के माध्यम से कंपोनेंट्स को जोड़ा गया है। देखिए, जॉइंट्स सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल और अप्लाइड लोड ओनली। जॉइंट्स इस प्रकार से बनाया गया है कि उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स पे लोड आने वाला है वो क्या है, किस प्रकार का एक्सटर्नली बाहरी लोड है। कुछ जॉइंट्स इस प्रकार के हो सकते हैं, जॉइंट्स सब्जेक्टेड टू क्लैंपिंग लोड ओनली। कई बार इस प्रकार से आप देखते होंगे कि दो कंपोनेंट्स है, उनको हमको क्लैंप करना है ओनली, उनको अपनी पोजीशन पे रखना है, उसके लिए हम नट और बोल्ट से उसको जोड़ते हैं। जॉइंट्स सब्जेक्टेड टू बोथ क्लैंपिंग एंड एक्सटर्नल लोड्स। कुछ जॉइंट्स ऐसे रहते हैं जहां पर हम ये चाहते हैं कि वो जो नट बोल्ट है या जो स्क्रू है वो उनको क्लैंप भी करके रखे, पकड़ के भी रखे, और बाहर का जो कोई लोड आ रहा है उसको भी उसको सहना है। तो अलग अलग प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारी मशीन्स ने आप देखा होगा इस तरह का, ये टर्न बकल जॉइंट देखा होगा। टर्न बकल जॉइंट में देखो, ज्यादातर आपने किसी ने ट्रैक्टर का टॉप लिंक देखी है पीछे की, वहां या किसी इलेक्ट्रिक पोल वगैरह के पास में, जो इलेक्ट्रिक पोल के एक साइड के अंदर टाई लगती है, तार लगता है जिसको खींचने के काम में आता है, उसको क्या कर सकते हैं, ये वहां भी ये इस प्रकार का ये कंपोनेंट नजर आता है। इसके दोनों हुक्स है, दोनों हुक्स में जो भी वायर है वो वायर को हम पकड़ते हैं, और उसको जब टाइट करने हैं तो हम इसको क्या करते हैं, टर्न करते हैं। इस प्रकार से टर्न करते हैं तो इसमें टेंशन पैदा होती है। टेंशन पैदा होगी तो जो थ्रेड्स है और ये जो नट दिखा रहा है इसके अंदर पूरे के पूरे में टेंशन पैदा होगी। तो क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल लोड ले रहा है, साथ में क्लैंप करके इसको पकड़ के भी रख रहा है वायर्स को, और जो भी कंपोनेंट्स है दूसरे उसको भी ये क्या करके रखा है, पकड़ के भी रखा हुआ है और लोड भी ले रहा है। इसके लिए किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, देखो सिग्मा टी बताएगा टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन 80, या एरिया, सेक्शनल एरिया, जिसको फोर्स, ये फोर्स यहाँ है आपका, जिसके जो बाहरी फोर्स है उसकी वैल्यू यहाँ रहेगी, और जो एरिया है, एरिया देखो क्रॉस सेक्शन एरिया जो बोल्ट है उसका किस प्रकार से रहेगा। अब अगर हम उसको काटते हैं तो हमारे को वो सर्किल के रूप में दिखता है, और सर्कल का जो एरिया रहता है पाई/4 डी स्क्वायर। चूंकि डी आई यहाँ डी आई जो नजर आ रही है, दैट इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट। जब आप बोल्ट के ऊपर थ्रेड्स बना देते हैं तो उसकी डायमीटर कुछ कम हो जाती है, जिसको हम रूट डायमीटर भी कहते हैं। उस रूट डायमीटर को या इनर डायमीटर को डी आई के नाम से हमने यहाँ फिक्स किया है, इक्वल्स टू 4f अपॉन पाई डी आई स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलावेबल। जो स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट हो रही है इसने लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलावेबल, सिग्मा ऑल यहाँ जो दर्शाया गया है दैट इज द अलावेबल स्ट्रेस, जो मटेरियल की होती है, जिसको हमने पहले भी डिस्कशन कर दिया है कि अलावेबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, सैप स्ट्रेस, कई नाम से हम जानते हैं। तो ये इससे कम होनी चाहिए, जो स्ट्रेस यहाँ जनरेट हुई है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए अलावेबल स्ट्रेस से। किस प्रकार से एक बोल्ट फेल हो सकता है, या साइड में दिया हुआ देखो, टेंसाइल फेलर, टेंसाइल फोर्स की वजह से, जैसा कि ऊपर वाला जो कंपोनेंट दिया हुआ है
इसकी जो थ्रेड्स है, थ्रेड्स यहाँ फिक्स की गई है, इसको क्रॉस सेक्शन यहाँ दिया हुआ है। टेंसाइल में किस प्रकार से फेल होगा, यहां से टूट सकता है, बोल्ट का थ्रेडेड पार्ट कहीं से भी टूट सकता है, सैंक टूट सकती है, तो उस केस में टेंसाइल फेलर के नाम से हम जानेंगे। टेंसाइल फेलर एट माइनर डायमीटर, जब भी टेंसाइल में फेल होगा, ये संभावना सबसे ज्यादा रहती है कि वो रूट डायमीटर पे या माइनर डायमीटर पे, जहां बोल्ट का सबसे कम पोर्शन है डायमीटर का, वहीं से फेल हो, क्योंकि वहीं से स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा जनरेट होगी। जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला के अंदर क्या है, सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन 4 पाई अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है। डी फोर्स हमारा फिक्स है कि इतना लोड इसको लेना, टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड, पाई अपॉन 4 फिक्स है। डी अगर मेजर डायमीटर यहाँ लेते हैं, डी ज्यादा लेते हैं तो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, और डी अगर कम होता है तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस जहां ज्यादा होगी, कंपोनेंट के फेलर होने की संभावना वहीं ज्यादा होगी। लेकिन जो ये इंड्यूस स्ट्रेस है, फोर्स एफ की वजह से कंपोनेंट के अंदर या बोल्ट के अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो रही है, दैट इज द इंड्यूस स्ट्रेस। इंटरनल थ्रेड जो इंटरनल स्ट्रेस जो पैदा हो रही है, और वो हमेशा कम होनी चाहिए मटेरियल के अलाउेबल स्ट्रेस से। डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें बोल्ट की डायमीटर फाइंड आउट करते हैं कि कितनी डायमीटर का बोल्ट हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को जॉइंट करने के लिए लगाना है, जिसके ऊपर ये आरोपित गिवन या दिया हुआ आरोपित बल काम में आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, D इक्वल टू 1/0.85 और स्क्वायर रूट ऑफ 4F अपॉन पाई सिग्मा अलावेबल। ये इस फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को डी को हमने यहां से फाइंड आउट किया है। यहाँ शियर स्ट्रेस अगर टेंसाइल के अंदर है, बोल्ट टेंसाइल में फेल हो रहा तो इस प्रकार से होगा, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अगर शियर फेलर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड्स, एक और कारण कैसे हो सकता है फेल, कई तरीके से बोल्ट फेल होने के कई तरह के कारण हो सकते हैं। बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड्स बनी हुई है, वो पूरी की पूरी थ्रेड्स शियर आउट हो जाए, मतलब पूरी की पूरी थ्रेड्स क्या हो गई, पूरी की पूरी थ्रेड साफ हो गई है, कम निकल गई है। तो उसमें क्या हो जाएगी, ये जो नट है या जहां भी इंटरनल थ्रेड्स बनी हुई है, वहां वो थ्रेड्स फंसी हुई रह जाएगी, और आपकी जो थ्रेडेड पोर्शन बोल्ट का है वो एकदम सेग जैसा नजर आएगा आपको, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। कई बार देखते हैं ना कि चूड़ियां मर गई, आप देसी भाषा में कई बार आप नट और बोल्ट आप देखो कि ये तो जो है बोल्ट उस नट के अंदर आराम से चला जाता है बिना घुमाए और बाहर आ जाता है, तो इसमें कहते हैं कि इसकी चूड़ियां जो है क्या हो गई, डैमेज हो गई है, चूड़ियां मर गई, इसका मतलब है कि शेयर आउट हो गई है वो सारी। तो इस प्रकार से ये फेल हो सकता है। उस केस में दूसरा तरीका क्या है कि बोल्ट की चूड़ियां तो बराबर है, वो डैमेज नहीं हुई है, लेकिन नट की चूड़ियां जो है शार्प हो गई है, वो शेयर आउट हो गई है। ये सारी चीजें शेयरिंग के अंदर होती है, चाहे नट की चूड़ियां डैमेज हो, चाहे बोल्ट की चूड़ियां डैमेज हो, ये शेयर फोर्स की वजह से होता है, इसको शेयर फेलर ऑफ द थ्रेड्स कहते हैं। तो देखो बोल्ट की चूड़ियां अगर फेल होती है तो शेयर स्ट्रेस कैसे निकलेंगे, पाई अपॉन फोर्स अपॉन पाई डी आई एच, मतलब क्या है कि पाई डी आई जो परिधि है एक चूड़ी की सर्किल की परिधि के बराबर ही होगी, और सर्किल की परिधि किस प्रकार से निकालते हैं हम, पाई डी, पाई डी होती है सर्किल की। तो एक चूड़ी की जो परिधि है पाई डी, और डायमीटर क्या लेंगे, लेकिन यहाँ बोल्ट के केस में इनर डायमीटर लेंगे, डी आई मल्टीप्लाई बाई एच, मल्टीप्लाई बाई एच, ये कितनी थ्रेड्स है यहाँ, हाइट ऑफ द थ्रेड्स यहाँ लेंगे। और ये स्ट्रेस जो है बोल्ट के अंदर, जो ये सिग्मा बी जिसको इंड्यूस शियर स्ट्रेस बोलते हैं, वो हमेशा इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए अलाउबल शियर स्ट्रेस से।
मटेरियल की जो भी अलाउेबल शियर स्ट्रेस है, एमएस मटेरियल है या आपका एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है या फिर स्टील का है या और कोई मटेरियल का है, तो उसकी जो भी अलाउेबल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, उससे कम होनी चाहिए जो इंड्यूस शियर स्ट्रेस है वो। सेकेंड थिंग, अगर नट की चूड़ियां साफ होती है, नट की चूड़ियां शेयर आउट होती है, तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला एफ अपॉन पाई डी एच। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट थी, बोल्ट के केस में इनर डायमीटर लेते हैं और नट के केस में मेजर डायमीटर, आउटर डायमीटर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब नट के ऊपर चूड़ियां बनती है तो जो डायमीटर है, जो ग्रूव बनता है, वो ग्रूव उसके डायमीटर को इंक्रीज करता है और इसके अंदर इसकी डायमीटर को डिक्रीज करता है। यहां मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहां जो देखो नट और बोल्ट दोनों मेश कंडीशन के अंदर दिखाया हुआ है, बोल्ट और नट। तो बोल्ट के अंदर जो माइनर डायमीटर ये हो गई, यहां से फेल होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन नट के केस में ये जो डायमीटर है, मेजर वाली डायमीटर डी, यहां से फेल होने का चांसेस है, फेल होने के दोनों को एक जैसे ही है। यहां से फेल होगा नट और इसका बोल्ट का यहां से फेल होगा। तो बोल्ट का जो अगर रूट है वो माइनर डायमीटर पे आता है और नट का जो रूट है वो मेजर डायमीटर पे आएगा। इसलिए दोनों का यहाँ इतना सा डिफरेंस है फॉर्मूले के अंदर, ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, कोई नहीं है। अगर मटेरियल सेम है तो अलाउेबल स्ट्रेस भी दोनों की सेम होगी। जनरली यही होता है कि एमएस का बोल्ट है तो एमएस का ही नट होगा। अब हम ये देखते हैं कि नट और बोल्ट के अंदर जो फोर्सेस, तो मैंने यहाँ बता दिया आपके फोर्स के हिसाब से, लेकिन ये फोर्स होगा कौन सा, कहां से आएगा और कितने प्रकार के ये फोर्स होंगे। तो इसके लिए देखो, इसके लिए कैसा है, इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस। किस किस प्रकार से फोर्सेस बोल्ट के अंदर पैदा होंगे। पहला है इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस। बोल्ट को आप नट के अंदर या कोई भी उसके अंदर आप स्क्रू करेंगे, स्क्रूइंग अप करेंगे, उसको कसेंगे, तब इनिशियल स्ट्रेसेस पैदा होगी। तब इनिशियल स्ट्रेसेस पैदा होगी। उस इनिशियल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो, इनिशियल स्ट्रेसेस में टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट। जब भी आप दो कंपोनेंट्स को मिला देते हैं और बोल्ट को टाइट करते हैं तो बोल्ट के ऊपर क्या आता है, टेंसाइल लोड आता है। जो दोनों कंपोनेंट्स है वो तो आपस में क्या करेंगे, पिचकेंगे। पिचकेंगे मतलब कंप्रेसिव फोर्सेस, उनके ऊपर तो कंप्रेसिव कौन डालेगा, नट और बोल्ट, उनके ऊपर दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स डालेगा। और वो जो दोनों कंपोनेंट्स है वो उस नट बोल्ट को विपरीत डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएंगे, जो कि किस प्रकार का होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। और उसकी वजह से बोल्ट की लेंथ इंक्रीज होने की, यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट होगी। तो इसकी वजह से बोल्ट के अंदर इनिशियल स्ट्रेसेस, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होगी। तो कितनी होगी वो देखो, पी आई, पी फॉर इनिशियल फोर्स, आई फॉर इनिशियल स्ट्रेसेस। तो पी आई इक्वल टू, पी यहां फोर्स के लिए यूज किया गया है, पी आई इक्वल टू 2840 डी न्यूटन। इनिशियल फोर्स पी कितना है, 2840 मल्टीप्लाई बाय डी। अब देखो यहाँ डी को एक्सप्लेन हमने किया। पी क्या है, इनिशियल टेंशन इन ए बोल्ट। टेंशन, ध्यान रखना, टेंशन इज द फोर्स। कई बार आप ये मान लेते हो कि टेंशन इज द स्ट्रेस। नहीं, टेंशन फोर्स है, न्यूटन के अंदर इसका यूनिट है। कई बार इस टेंशन को आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेस की यूनिट इसके अंदर आप लिख देते हैं, ज्यादातर गलती होती है। तो टेंशन को हमेशा फोर्स माने, टेंसाइल फोर्स, जिसका यूनिट न्यूटन है। तो P इक्वल टू इनिशियल टेंशन इन ए बोल्ट एंड D
ये जो डी है वो जो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट इन mm। यहाँ नट बोल्ट्स के अंदर हमें जब तक नहीं दिया हुआ हो डायमीटर्स आर मेजर इन mm। ड्राइंग्स में भी हम यही देखते हैं कि mm में कंसीडर करते हैं जब तक हमारे को नहीं दिया हुआ। तो यहाँ नॉमिनल डायमीटर यानी कि 2840 मल्टीप्लाई बाय डी। सपोज दैट किसी बोल्ट की डायमीटर ये कहें कि 40 mm का है। कई बार कहते हैं 40 16 का बोल्ट, 18 का बोल्ट, 20 का बोल्ट, 24 का बोल्ट। इट मीन्स उसकी जो डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर है, मेजर डायमीटर है, वो कितनी है? 24 mm की है। तो यहाँ जो इनिशियल फोर्स है, इनिशियल टेंशन है 2840 मल्टीप्लाई बाय डी की जगह मल्टीप्लाई बाय 24 का बोल्ट है तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे और दिस इज द फोर्स, दिस इज द टेंसाइल फोर्स। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो इनिशियल फोर्स है वो फाइंड आउट हो जाएगा। 2840, अब आप यहां कहेंगे कि 2840 कहां से आ गया? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। The above relation is used for making a joint fluid tight like steam engine cylinder cover joints। जब भी हमको दो कंपोनेंट्स को इस प्रकार से जोड़ना होता है कि वो जहां फ्लूइड काम में आ रहा है या उसको एयर टाइट कहे, एयर टाइट या फ्लूइड टाइट कहे। फ्लूइड टाइट कहेंगे तो उसके अंदर आपका लिक्विड भी आ गया, उसके अंदर आपकी एयर भी आ गई। वो लीक नहीं होना चाहिए। जॉइंट को इतना कसना है बोल्ट से ताकि जॉइंट में से कोई भी लिक्विड या एयर लीकेज ना हो। जैसे आपकी गाड़ी का संप है, नीचे से आप ऑयल निकालते हो, जब गाड़ी सर्विस होती है तो आप उस नीचे वाले को खोल देते हो और आप वापस उसको टाइट करते हो। तो उसको टाइट करोगे तो आप उसको क्या करोगे? स्पेनर से उसको स्क्रूइंग अप करेंगे। तो उसके अंदर आपको लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है। सपोज दैट आपका वहां पे 20 mm का नट लगा हुआ है तो आपको बस जो इनिशियल फोर्स है उस बोल्ट के अंदर ये माना जाएगा कि आपने फुल कस दिया तो 2840 मल्टीप्लाई बाय 20 mm इतना न्यूटन फोर्स